अगर आपके कोई भी दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हुए हैं और फोर्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ऐसी किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू एफ ऑफ एम डिवाइड करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 है, तो फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में ग्रेटर देन फोर्स की वैल्यू मीडियम में। मतलब अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या किसी ऑयल ग्लास के अंदर चार्ज को रखते हो तो सबसे ज़्यादा फोर्स वैक्यूम में आएगी, और सब जो किसी और मीडियम में रखने पे फोर्स की वैल्यू वैक्यूम से घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आपने ऑब्जेक्टिव में हमेशा डिक्रीज रखना है। जैसे वो बोलेगा दो चार्जेस मान लो वैक्यूम में है, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, आपने उसको वाटर में रख दिया तो आंसर 10 न्यूटन आए, 10 न्यूटन के इक्वल आएगा, ज़्यादा आएगा कि कम होके आएगा, तो आंसर क्या लिखना है, कम होके आएगा, डिक्रीज लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं 4 और 2 ये रहा, और रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 8, तो अगर -4 दोनों में ऐड कर दें, इसमें अगर -4 ऐड करेंगे तो -4 और 4 क्या देगा 0, और 2 और -4 विल गिव -2। तो नई फोर्स क्या होगी, क्योंकि दोनों में से एक चार्ज 0 हो गया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हैं इन एयर, रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ F। अब मैंने ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ग्लास प्लेट कोई वैक्यूम से हट के मीडियम है, ग्लास प्लेट से आपकी फोर्स वैक्यूम से क्या हो जाएगी, घट के आएगी, डिक्रीज होके आएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपकी फोर्स F से घट के आएगी, डिक्रीज होके आएगी। तो अगर वैक्यूम के अंदर फोर्स F है, ग्लास प्लेट डालने से आपकी फोर्स घट जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए मार्क करना है। तो जो नई फोर्स है वो F से डिक्रीज होके आएगी। तो क्या ये शॉर्टकट क्लियर है, आज हमने किया। नेक्स्ट है, जब भी एक बॉडी को चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन, तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज। क्या ये आंसर होगा, क्यों, क्योंकि क्या चीज़ है, इंडक्शन। क्योंकि इंडक्शन क्या करेगा, सामने वाली बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालता। रीअरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, आगे पीछे करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, पर बाहर नहीं निकालेगा। तो ओवरऑल बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज। नेक्स्ट है, इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो क्या होगा, इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी है। ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन, मास क्या होगा बॉडी का, जब आप कंडक्शन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, जिसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए, एक्सेस हो गया, उसका मास तो बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ गया। और जो दे गया अपने इलेक्ट्रॉन्स खाली कर गया तो उसका मास घट गया। तो किसी का घट सकता है, किसी का बढ़ सकता है, तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ये भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, ये नहीं करना, 6th थोड़ा अगले चैप्टर का है। दो चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रख दिया और बीच में कौन सी प्लेट रख दी, ब्रास। अब ब्रास एक मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इन्फिनिटी है। तो क्या रूल लगाएंगे, फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रास का क्या है, इन्फिनिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे और इसे, तो फोर्स इन ब्रास विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है, 0। तो ब्रास के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ग्लास प्लेट रखेंगे तो फोर्स डिक्रीज है, ब्रास की प्लेट रखेंगे तो फोर्स 0 है, ठीक है। इट्स अ कंडक्टर, कंडक्टर का K इनफाइनाइट है। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसका आंसर मार्क करना है सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्फीयर चार्ज ऑन अ कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल चैप्टर अभी सी चैप्टर है, आना है, पर इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है, वो आपको रेशियो ऑफ फोर्स पूछ रहा है। रेशियो ऑफ फोर्स में एक फोर्स किसमें, एयर में, और एक फोर्स किसमें, मीडियम में। तो ऑब्वियसली फोर्स इन एयर या वैक्यूम एक ही बात है। तो वैक्यूम में और मीडियम के फोर्स की रेशियो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर इज K:1 करवाया था अभी, फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। नेक्स्ट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का क्या है, इन्फिनिटी। कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, 10th हो गया, गुड। देखो इसके अंदर क्या करना है, दो पॉइंट चार्जेस हैं,
और r डिस्टेंस अपार्ट हैं और एक दूसरे पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं, F। वो कह रहे हैं डिस्टेंस एट विच, तो मुझे क्या निकालना है, r डिस्टेंस निकालना है, नया डिस्टेंस निकालना है जब फोर्स की वैल्यू सेम रहे लेकिन मीडियम मैंने चेंज कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के साथ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो कह रहे हैं कि एक वैक्यूम मीडियम है और एक सपोज कोई भी एनी मीडियम है, कुछ भी कोई भी मीडियम है। तो बेसिकली वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो कितनी है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पहले केस में जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में और फोर्स की वैल्यू आपको इसमें गिवन है, मान लो F0 या F कुछ भी F मान लो, चलो फोर्स की वैल्यू आपको इसमें F गिवन है और डिस्टेंस R गिवन है। अब मीडियम में क्या हुआ, मीडियम के अंदर जो फोर्स है 1/4πε मीडियम हो जाएगा, उसने चार्ज को चेंज करने को नहीं कहा लेकिन आपसे नया डिस्टेंस पूछा है, तो आपको क्या निकालना है, R डैश, सच दैट फोर्स की वैल्यू रिमेन्स सेम। उसने कहा वैसे मीडियम में जाने से फोर्स कम हो जाती है, पर वो ये कह रहा है कि फोर्स सेम रखनी है लेकिन डिस्टेंस चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, फोर्स को इक्वेट करते हैं, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πεm Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। तो मैंने इक्वेट कर दिया। मैंने अभी आपको एक रिलेशन करवाया, K का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां पुट करने वाला हूं, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन मीडियम की जगह K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। ये कैंसल, ये सब कैंसल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट बचेगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, पर आपको आर डैश निकालना है तो ये रिजल्ट आएगा। ये लो, ये असाइनमेंट में 2-3 बार क्वेश्चन आएगा, बट मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले दोनों फोर्स को इक्वेट कर देना है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम कर देना है, डिस्टेंस को आर डैश कर देना है, एप्सिलॉन मीडियम को क्या पुट करना है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, साइड टर्म्स कैंसिल करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आर डैश की वैल्यू आर बाई रूट के आएगी। क्या ये मैथ्स का स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो आंसर मार्क कर लो, आर बाई रूट के। कितनों का हो गया था वैसे, ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो आज ये 2-3 बार आएगा असाइनमेंट के अंदर, एक बार हो गया तो 2-3 बार भी अपने आप रिपीटिशन में याद हो जाएगा कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में there are two charges, ratio of forces acting on them will be equal to what? देखो जो कूलम फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, एक चार्ज दूसरे पे तो दूसरा पहले पे सेम फोर्स लगाता है 1:1। नेक्स्ट है टू चार्जेस आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ग्लास शीट बीच में डाल दी तो ऑब्वियसली फोर्स विल डिक्रीज, तो याद ही हो गया, ग्लास स्लैब से फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, बात ही खत्म। नेक्स्ट है आपके सामने वो कह रहे हैं 3 स्मॉल साइज इंसुलेटेड स्फेयर्स हैं और सर्कमफ्रेंस पे पड़े हुए हैं और ट्राइंगल के वर्टेक्स के ऊपर पड़े हुए हैं। आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? ठीक है, ट्राई किया, वेक्टर से किया। देखो इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसका एक शॉर्टकट निकालेंगे, ठीक। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक शॉर्टकट से समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोज करो आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ऐसे, सच दैट इसके ट्राइंगल के वर्टेक्स के ऊपर Q चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सेंटर या सेंट्रॉइड बोल लो, इसके ऊपर एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया, सब पॉइंट चार्जेस हैं। आपको बताना है कि कैपिटल Q चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लगी, और आपको वो ये भी कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो कितना है, वो R है। मतलब सेंट्रॉइड के साथ सबको पता है मैथ्स में ये सारे डिस्टेंसेस रेडियस के हिसाब से क्या बनेंगे,
आर, ये ऐसा डायग्राम है। क्लियर है यहां तक? और आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। क्या होगी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे ये बताओ कि कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन? आस पड़ोस के चार्जेस कितने? तीन के तीन लगाएंगे। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपने को हर फोर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज पहले एक फोर्स लेते हैं, ये Q पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। अब एक बात बताओ, ये स्टैटिक चार्जेस है, देखो मूव करके भागेंगे तो है नहीं। कोशिश करेंगे कि तू मतलब ये इसको धक्का मारता रहेगा, तू बाहर जा, यहाँ से बाहर जा, रिपेल कर रहा हूँ, या पास आ जा, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, मूव नहीं करेंगे चार्जेस। तो अगर मैं ये पूछूं ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, तो अपने से दूर भगाएगा कि पास लाएगा? दूरी भगाएगा ना। तो वेक्टर कहां बनेगा? क्यू ने इस क्यू को कुछ इस तरीके से रिपेल किया, तो ये इसकी फोर्स लगी F। कोई डाउट इसमें? क्योंकि अगर अट्रैक्टिव होता तो ये इसे अपनी तरफ खींचने का वेक्टर लगाता, ये रिपल्सिव है तो ये इसे रिपेल करने का वेक्टर लगा रहा है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये F की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये जो F की वैल्यू है इज 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भी मैंने कूलम में फोर्स लगा दी, 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। डन हो गया। कोई डाउट इसमें? अब सेकंड चार्ज की बारी आ गई। अब ये जो चार्ज देख रहे हो Q, ये इसे क्या करेगा? रिपेल। ऐसे ये भी फोर्स लगाएगा F, और फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली फिर से सेम 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब तीसरे चार्ज की बारी आ गई। ये रहा तीसरा चार्ज, ये भी इसे क्या करेगा? रिपेल। ये लो, ये इसे रिपेल करेगा बाय अ फोर्स ऑफ F। कोई डाउट इसमें? तीन वेक्टर समझ में आ रहे हैं? रिपल्शन के वेक्टर है। ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, और ये चार्ज भी इसे रिपेल करेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर है। इस सिमेट्रिकल फिगर के अंदर ये टोटल एक एंगल है, ये दो और ये तीन, 360 टोटल है। तो एक एंगल क्या होगा? 120, 120 और 120। ये भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो कुल मिला के इन तीन वेक्टर्स को मुझे अब क्या करना है? सॉल्व करना है। इन तीन वेक्टर्स के लिए आप यहां देखें, ये तीन वेक्टर्स के लिए डायग्राम यहां देखें कि थोड़ा इजी करके बना रहा हूं। ये एक वेक्टर है F, ये दूसरा वेक्टर है F, और ये तीसरा वेक्टर है F। ये देखो, ये F, ये F और ये F, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 120। इनका रिजल्टेंट निकालना है। +2 खत्म, +1 स्टार्ट। +1 ही चल रही है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, +2 में तो कूलम लॉ ही है सिर्फ। अब इन दो वेक्टर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये पैरेललोग्राम बना, और पैरेललोग्राम में ये क्या बना? इनका रिजल्टेंट बना। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है ये आएगी, ये लो, इस रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी √ऑफ f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ कितना? 120, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 120। तो √ऑफ f स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120। ठीक है, यहां तक रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकल गया। कॉस 120 मैथ्स में कितना होता है? -1/2 याद रखना है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -12, और सिंप्लीफाई करो तो सॉल्व करके क्या आएगा? सिर्फ f स्क्वायर। अंडर लेके क्या आएगा? f। मतलब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व भी करूं तो मेरा नेट वैल्यू क्या आएगी? f। अब एक वेक्टर f ऊपर है, एक नीचे, तो फाइनल डायग्राम क्या बन गया? f एंड f ये बन गया, एंड दे विल कैंसल ईच अदर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नेट आंसर क्या आएगा? 0। आज के बाद अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि अगर आज के बाद आपको एक फिगर में कुछ ये गिवन हो कि आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल है, Q Q Q,
और इसके सेंट्रॉइड के ऊपर Q कैपिटल Q चार्ज है, नेट फोर्स क्या होगी इसके ऊपर 0। अगर एक स्क्वायर एक सिमेट्रिकल फिगर है, Q Q Q और Q इक्वल चार्जेस, सेंटर पे कैपिटल Q, तो कैपिटल Q के ऊपर भी नेट फोर्स 0 ही आएगी, सारे वेक्टर आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल। अगर आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है सेंटर और फिर अगेन Q Q Q और Q, सेंटर पे कैपिटल Q, नेट फोर्स चेक कर लेना, इसके अंदर भी 0 आएगी। अगर रेगुलर हेक्सागन है और कैपिटल Q सेंटर पे है तो भी 0, लेकिन आपको क्वेश्चन में वो क्या देगा, Q Q माइनस Q, फिर आंसर 0 नहीं होगा। अगर सारे चार्जेस सेम है Q Q Q फिर 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो अदरवाइज क्या होगा, आज का लेक्चर वही बताएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लेक्चर है आज। उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे सॉल्व करना है आज हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए ये बता रहा हूँ, ऐसे 3-4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, पेंटागन लेगा, हेक्सागन लेगा, स्क्वायर लेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉल्व ही नहीं करना, सीधा आंसर 0 पुट करेंगे। कोई डाउट है इसमें? तो इस क्वेश्चन का आंसर आज के बाद देखते 0 मार्क कर देना, बातें खत्म, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। सारे माइनस होते तो भी सिमेट्री है तो भी 0 होता, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव में प्रॉब्लम है, एक जैसे चार्जेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कितनों का हो गया था ये, व्हेन पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल, ठीक है, रब किया पॉलिथीन और वूल, -2 × 10⁻⁻7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलिथीन, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। व्हाट इज अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड टू द पॉलिथीन, देखो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मुझे बता दो कितने आए, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n जब भी निकालने हो और चार्ज आपको गिवन हो, एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू n, क्वांटाइजेशन। तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है यहाँ पे, वो क्यों, क्योंकि n तो नेगेटिव होता ही नहीं है ना, n तो पॉजिटिव ही होता है, तो क्या करोगे नेगेटिव साइन पुट करके, तो तुम चार्ज की वैल्यू पुट कर देना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, इन्हें डिवाइड कर लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है वो क्या होता है, 9.1 × 10⁻31, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ये रे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कितने केजी आंसर कैसे आएगा इसमें। तो आपने पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल मास आ जाएगा, बातें खत्म हो गई। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है। पूरी +2 में ये नहीं है कि यहीं खत्म हो गया, पूरी +2 में किसी भी चैप्टर में अगर आपको चार्ज दे रहा है और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है यहां तक। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%, ये एरर्स के ऊपर, जैसे लास्ट ईयर +1 में एरर्स का चैप्टर था, उसका एक शॉर्टकट हम यूज करेंगे इसमें। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 10%, तो फोर्स क्या हुई। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लो, जब आप बुक्स पढ़ेंगे या हो सकता है कोई और टीचर से अगर इंटरेक्शन हो, तो नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर बुक्स क्या करती हैं, जो कूलम फोर्स है उसका ये फॉर्मूला होता है ना, हमने यही पुट किया, मैं पिछली क्लास से यही पुट कर रहा हूँ। आपकी बुक्स शॉर्टकट मारती हैं, इसकी जगह के पुट करती हैं, अगर आपने देखा हो बुक्स कभी खोल के, तो ऐसा कुछ यूज़ करती हैं, ऐसा ही करती हैं, शॉर्टकट मारती हैं, कांस्टेंट को के लिख लिया और के की वैल्यू 9 × 10⁻9 बोल दी। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, मतलब कम लिखना पड़ता है, बोलना भी कम पड़ता है। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर आता है। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका सिंबल भी के है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये के लूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के लूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं अपने जितने भी क्वेश्चंस करूंगा उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही के पुट करूंगा पूरे असाइनमेंट में, और यहां पर मैं पूरा का पूरा 1/4πε0 ही पुट करूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक्स ऐसा नहीं करती, बुक के पुट करती हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आ गई, तो आपको बता दिया कि ये रूल है।
फिर आप ये सोचेंगे फिर वो बुक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ क्वेश्चन कैसे करती है। वो बुक जो यहाँ के पुट करती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ये पुट करती है, फिर के नहीं पुट करती। उल्टा कर दिया ना, हमने इसे के पुट कर दिया और उसको एज इट इज रख लिया। वो बुक्स क्या करती हैं, इसको के पुट कर लेती हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर यूज करती हैं, जो कि हमने इसका शॉर्टकट सिंबल के दिया था, वो एक ही बात है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, नेट से पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो उनको कन्फ्यूजन ना हो कहीं पर भी। मैं तो एक ही फॉर्मेट यूज़ करूंगा, मैं रोज चेंज नहीं कर सकता, तो मेरा यही फॉर्मेट है, मैं अपनी फोर्स ऐसे ही पुट करूंगा हमेशा, ठीक। इससे मुझे खुद को कन्फ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो फोर्स है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर है। वो कह रहे हैं जो आर की वैल्यू है वो बढ़ गई, इंक्रीज बाय 10% हो गई। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, चेंज इन आर, बाय आर का मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन आर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन आर, और ये कितना गिवन है, 10% है। आपको गिवन है परसेंटेज चेंज इन आर का मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज 10% गिवन है। और आपको निकालना है डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन फोर्स क्या हुई या डिक्रीज इन फोर्स क्या हुई। पहली बात, जब तुम्हारा रेडियस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स तुम्हारी घट गई। आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा। तो चेक करो, जिन ऑप्शंस में इंक्रीज लिखा हुआ है, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है, वो तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर तो आएगा ही डिक्रीज में, आंसर इंक्रीज में कैसे आ सकता है। तो इंक्रीज तो कम से कम मार्क नहीं करना, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो अगर तो एरर लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन, देखो एरर का मेथड तो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये एग्जैक्ट मेथड बिल्कुल भी नहीं है और एग्जैक्टली आंसर देने वाला है नहीं है। तो इसके अंदर एरर का रूल लगाओ, ये फॉर्मूला लिखो। आप एरर का रूल क्या सिखाया था, डेल्टा एफ बाई एफ, और यहाँ फ्रैक्शन 2 पावर 2 है, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शनल चेंज इन आर कितना गिवन है, 10%, तो फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स क्या आएगी, 20%। तो आप नजदीकी आंसर मार्क करो, 20% के नजदीक कौन है, 17%। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 17% है। ये फॉर्मूला, ये तरीका तब तक चलेगा जब तक ना नजदीक बहुत दूर दूर ऑप्शन है, 17, 10, 8 चलेगा। अगर दो ऑप्शन है 17 और 18, फिर मुझे पता नहीं क्या आंसर होगा। फिर तो ऑब्वियसली मैथ्स लगा के, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट मत लगाना। वैसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालते वो, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर कंपटीशन में कहीं आता है या कहीं देखने को मिले तो आप एरर्स के रूल से एक बार ट्राई मार लेना, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर लिया, रिपीट है, आज किया था बोर्ड पे, आर बाई रूट के वाला, कि मीडियम और वैक्यूम में फोर्स सेम करके इक्वेट करना, सेम है। 2 स्मॉल बॉल्स, तो 2 बॉल्स हैं और पॉइंट चार्ज Q एंड Q है। मान लो एक सिल्क का थ्रेड है, एक चार्ज Q, एक चार्ज Q ये रहा, और आपने क्या किया, आपने दोनों कोनों पे, एक थ्रेड के दोनों कोनों पे चार्ज को लगा दिया। जब चार्ज को छोड़ा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि दे विल रिपेल ईच अदर। मान लो मेरे हाथ में चार्ज है, ये हाथ चार्ज है, चार्ज रिपेल कर रहा है और बिल्कुल दूर भाग गए, तो मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। जब मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो एंगल क्या हुआ मेरे बीच में हाथों में, 180, बिल्कुल स्ट्रेट। 180 का मतलब पाई। तो पूछ रहा है थ्रेड स्ट्रेट हो गया, एंगल क्या बना, पाई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे मार्क करना है इसमें, पाई, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन है आर बाई रूट के वाला, बस ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने को कहा गया। 2 पॉइंट चार्जेस हैं एयर के अंदर और डिस्टेंस आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और फोर्स की वैल्यू किसी, कह रहे हैं आपस में कोई फोर्स लगा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने एक ऑयल में डाल दिया, इन चार्जेस को ऑयल में डाल दिया, और ऑयल में रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 में डाल दिया, लेकिन फोर्स रिमेनिंग दी सेम, फोर्स सेम रखी, तो डिस्टेंस क्या होगा, आज हमने किया। अगर फोर्स सेम रखनी है तो डिस्टेंस का शॉर्टकट करवाया था आर बाय रूट के। तो के पता है, परमिटिविटी आर पता है, आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट है फिर से, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑन 5 न्यूटन ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस प्लस एन प्लस 2 एंड माइनस 2 में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है, कितनी, 5 न्यूटन। इफ चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड, भाई जब तुम दो बॉडी को टच कर दोगे, एक के पास -2 की डेफिशिएंसी एक्सेस है और एक के पास +2 डेफिशिएंसी है, तो दे विल गेट न्यूट्रलाइज। नेट चार्ज क्या हो गया, 2 और -2 मिला के 0, तो नेट चार्ज 0 हो गया। जब नेट चार्ज 0 हो गया तो फिर फोर्स इनके बीच में क्या हो गई, 0 हो गई, बस न्यूट्रलाइज ही हो गए। जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो फोर्स कहाँ से आएगी,
तो इनके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगी अब? 0। सही है यहाँ तक? जैसे एबोनाइट रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, चार्ज पता है क्या निकालना है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज है तो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब भी चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो एक ही फॉर्मूला है, क्या? Q इज इक्वल टू NE। तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट कर दो, तुम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तुम इन्हें डिवाइड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही इसमें हेल्प करेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस की वैल्यू को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, एंड डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, r को r/2 कर दिया। तो नई फोर्स क्या हुई ये बताओ? इसको इतना लंबा नहीं करना, ये फोर्स की वैल्यू है। चार्ज डबल करने का मतलब 2q करना, डिस्टेंस आधा करने का मतलब r/2 का स्क्वायर करना। तो इसके अंदर 2 इंटू 2 4, नीचे क्या आएगा? 1/4, 1/4 का 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4 16, आंसर 16 गुना ज्यादा, वो रेडी 16 टाइम्स कर देना, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो लॉजिक है, यहां पे न्यूमिनेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 1/4 आ गया, 1/4 उल्टा जाएगा तो 4 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर 16 टाइम्स करना है। ये वाला चार्ज है और n निकालना है, तो चार्ज की जगह मैग्नीट्यूड पुट करना है क्योंकि n तो नेगेटिव होता ही नहीं, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, n आ जाएगा, डिवाइड करके n आएगा। तो कईयों ने की होगी असाइनमेंट, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि कैसे, मैं हिंट दे रहा हूँ इस असाइनमेंट के कि कैसे करना है, बात समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक है इनमें? ठीक है, तो ये भी क्लियर है यहाँ तक? चार्ज डबल करके डिस्टेंस हाफ करके कैसे 16 का फैक्टर निकलेगा। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक +2 और एक +6। इन दोनों में फोर्स 12 न्यूटन है। ठीक है, 12 न्यूटन है। कह रहे अगर एडिशनल चार्ज दे दिया जाए दोनों पे -4, देखो इसको -4 दिया तो नया चार्ज क्या आ गया? -2। इसको -4 दिया तो नया चार्ज क्या आ गया? 2। अब कह रहे इनके अंदर फोर्स क्या होगी ये बताओ। केस नंबर 1, पहले चार्ज 2 और 6 थे, तो फॉर्मूला लगाया 1/4πε0 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई r²। वैल्यू नंबर 1 F फोर्स है, F12 गिवन है। ये माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, मैंने बताया था जब फोर्स का क्वेश्चन होगा कूलम लॉ यूज करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही पुट करना है। तो जो नई फोर्स है, नई फोर्स में एक चार्ज क्या पुट करेंगे? -2 पुट नहीं करना, 2 ही करना है, क्योंकि फोर्स के अंदर वैल्यू ही पुट करेंगे 2, और दूसरा चार्ज क्या पुट करेंगे? 2। और इन दोनों को अगर डिवाइड करें सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा? F/3, और आपको पहली फोर्स कितनी गिवन है? 12। तो नया आंसर क्या आएगा? 4। मार्क क्या करोगे? 4 न्यूटन की -4, -4 ये कैसे पता लग गया? आंसर तो 4 आ रहा है। देखो एक रूल बना लो, फोर्स के फॉर्मूले में, कूलम लॉ में तो वहां साइन का चक्कर देखना ही नहीं है, पर ये तो देखना पड़ेगा ना कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अब तुम फोर्स किस में निकाल रहे हो? तुम्हारी फोर्स -2 और 2 में निकल रही है, समझ रहे हो? तुम्हारी जो फोर्स की वैल्यू है ये -2 और 2 के बीच में निकल रही है, राइट? तो एक चीज याद रखना, जब फोर्स का न्यूमेरिकल, मान लो ये फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला है, अगर सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है और सोचो एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर क्या होगा? नेगेटिव। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो अगर आपकी फोर्स नेगेटिव है मतलब क्या होगा? वो चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो कि अगर फोर्स की वैल्यू इसमें नेगेटिव है तो आंसर अट्रैक्शन है, और अगर फोर्स पॉजिटिव है तो आंसर रिपल्शन है। ये भूलना नहीं है, फोर्स नेगेटिव मींस अट्रैक्शन है। तो इसलिए जब +2 और -2 के बीच में फोर्स कैलकुलेट की, वहां तो मैंने साइन का चक्कर डाला ही नहीं, वहां तो मैंने मैग्नीट्यूड ही पुट किया, आंसर 4 आया। पर ऑप्शन में पुट करते हुए माइनस साइन का मतलब अट्रैक्टिव है, और माइनस और प्लस अट्रैक्टिव फोर्स देंगे तो आंसर -4 पुट करना है। अगला क्वेश्चन आप ये पूछना चाह सकते हैं कि सर इतना झगड़ा कर क्यों रहे हैं?
तुम यही क्यों नहीं पुट कर देते, एक चार्ज +2 एक चार्ज -2, तो आंसर क्या आएगा -4। ऐसे क्यों करवा रहे हैं, है ना। मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं आज तो बच जाऊंगा, हाँ ठीक है यार माइनस पुट कर दो। जब सुपर पोजिशन के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ना एक ही रूल पूरे फिजिक्स में फॉलो करना है, या तो मैं, देखो ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है, तुम अगर फोर्स के फॉर्मूले में प्लस और माइनस पुट कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर आगे थोड़ी ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल्स की, तुम उसको ना माइनस साइन में उलझ जाओगे। तो मैंने एक ही रूल फॉलो करना है कि जब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा मैं माइनस देखूंगा ही नहीं, लेकिन जब आंसर मार्क करने लगूंगा तो देखूंगा अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। और क्योंकि मुझे पता है कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ही, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी नेगेटिव, तो -4 पुट करूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने, बस थोड़ी देर रुको, मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन करवाने वाला हूं, उसके अंदर बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगी कि माइनस साइन का चक्कर क्यों नहीं किया हमने। ठीक है, तो एक रूल फॉलो करेंगे, और ये भी नहीं करेंगे कभी डाल लिया कभी डाला नहीं, फिर कहोगे यार समझ नहीं आती फिजिक्स, कभी सर आते हैं वो कहते डाल लो, कभी कहते मत डाल लो। तो मैं एक ही रूल फॉलो, एक ही रूल पे स्टिक रहूंगा पूरे साल, कि मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही कैलकुलेट करूंगा, बात ही खत्म। ठीक है, तो गलती नहीं होगी ना, एक रूल के साथ गलती नहीं होगी, रूल चेंज करेंगे तो गलती हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, और इनके बीच में फोर्स कितनी है F, तो फॉर्मूला क्या बनेगा F का 1/4πε0 E × E/r²। सही। वो कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स की जगह अगर मैं क्या लूं, दो अल्फा पार्टिकल लूं। अब ये ना आपको फिजिक्स में याद करना पड़ेगा, कोई तो मैं देगा नहीं। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस दी प्रोटॉन होता है, तो याद रखना 2e, ये याद ही करना पड़ेगा। और सीबीएसई के अंदर ये बाय डिफॉल्ट याद ही करके जाना है, अल्फा पार्टिकल पे वो देता ही है क्वेश्चन। सीबीएसई के अंदर अल्फा पार्टिकल बहुत कॉमन है आना, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या करना है, डबल दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो कह रहे हैं कि अगर डबल दी चार्ज होगा और डिस्टेंस को भी क्या कर दिया मैंने, r की जगह 2r कर दिया, तो नई फोर्स क्या होगी, हाँ तो निकाल लो नई फोर्स 1/4πε0 2e × 2e/2r का स्क्वायर। अगर तुम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो तो e से e, r से r, 1 सब कैंसल, आपके पास आंसर क्या आएगा सेम। वैसे डिवाइड क्या करना, ये तो कॉमन सेंस ही है, न्यूमिनेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फोर्स में चेंज ही नहीं आया, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक लगेगा इसमें। चार्ज को डबल करने से, r को डबल करने से कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि 4 और 4 आपस में क्या कर गया, कैंसिल। पर याद करने वाली बात यह है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होता है, ये भूलना नहीं है, ई नहीं होता 2 ही होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अ बॉडी हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर उसने कुछ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर किया होगा, तो ऑब्वियसली लूज तो नहीं किया होगा, नेगेटिव चार्ज है तो एक्वायर ही किया होगा, तभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए वो n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, Q = NE। चार्ज तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसमें D, इतने इलेक्ट्रॉन से एक्वायर किए। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल इसमें फॉलो किया, Q = NE में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो जब भी चार्ज पता हो और n निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला, Q = N × E, आंसर आएगा। ठीक है, ठीक।